हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कटेड में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट जो है देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो है एक प्रैक्टिस सेट देखा हुआ है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जो कि आपका जीके जीएस का ही प्रैक्टिस सेट होगा। ये जो है एकदम आपका एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके टोटल जितने आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं 37 उतने ही क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। और हर जगह से जो है आपका जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से जो है ये प्रैक्टिस सेट बना हुआ है। जैसा कि मैं आप लोग को कल भी बता चुका हूँ कि ये जो है घटना चक्र का जो है एक प्रैक्टिस सेट है। उसी से जो है मैंने इन प्रश्नों को लिया हुआ है, कलेक्ट किया है। तो इस वीडियो में आप लोग जो है इस वीडियो को आप लोग इसलिए देख सकते हैं क्योंकि आपने अभी तक जो है कितना पढ़ा है आप लोग अपना चेक कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। कहीं पर भी आप लोगों ने वैसे तो बहुत अभी तक पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि हर जगह जीके जीएस चलता ही रहता है। तो यहाँ पे बस आप लोग अपना चेक करने के लिए कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है, उसके लिए जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक अपने कटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं हम लोग इसमें अपना पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपका, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है आगरा में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, फिर वाराणसी में है। ऐसा करता हूँ कि मैं ऑप्शन नहीं बोलता हूँ, मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन के बाद से जो है आंसर बोलूँगा, जिससे कि क्वेश्चन जो है कम टाइम में ये वीडियो आपका बन जाएगा, है ना, जिससे कि आप लोग जल्दी से वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका कहाँ पे स्थित है। तो एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे टच करना है, जहाँ पे वो हो नहीं रहा है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लखनऊ में आपका जो है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। इसकी स्थापना आपसे अगर पूछ ले तो आप बताएंगे कब हुआ है। एक सेकेंड रुक जाइए, कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो मोतीलाल नेहरू संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी और बस्ती। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन जो है नीचे आ गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसका। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, हो नहीं रहा है ये। ठीक है, थोड़ा छोटा क्योंकि पेज। तो आप लोग बताइए इसका पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बलिया। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। यदि आपसे पूर्वी पूछ लिया तो बलिया हो जाएगा। पश्चिमी जिला आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, शामली हो जाएगा, है ना, शामली आपका पश्चिमी जिला हो जाएगा। अगर आपसे उत्तरी जिला पूछ ले तो उत्तर में कौन सा है, सहारनपुर हो जाएगा आपका, है ना, सहारनपुर उत्तरी जिला है। यदि आपसे दक्षिणी जिला पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए। मिर्ज़ापुर जो है आपका दक्षिणी जिला हो जाएगा, जो कि कितने राज्यों से लगा हुआ है, 4 राज्यों से, है ना। तो मिर्ज़ापुर आपका दक्षिणी जिला हो जाएगा और उत्तरी जिला आपका सहारनपुर हो जाएगा और पूर्वी आपका बलिया हो जाएगा और पश्चिमी जिला जो है आपका शामली हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है। बताइए आप लोग, ये 4 फसल आपके दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना आपका किस फसल की अवधि जो है न्यूनतम हो जाती है, किस फसल को लगाया जाए तो जो जल्दी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है मूंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या करता हूँ कि बोलते ही रहता हूँ, क्योंकि ऐसे जो है आप जो है ईयरफोन लगाकर भी सुन सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। तो मूंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बोल देता हूँ एक बार सारे। तो इसमें चना दिया है, मसूर दिया है, अरहर दिया है, मूंग दिया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर मूंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित नृत्य में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में जो है कर्मा महोबा से संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कर्मा महोबा से, धुरिया बुंदेलखंड से, धीवर जो है कहार से और नटवरी जो है आपका पूर्वांचल से। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए जो है
कर्मा जो है महोबा से संबंधित नहीं है, ये आपका मिर्ज़ापुर से संबंधित नृत्य है, सॉरी सोनभद्र से संबंधित नृत्य है, जो सोनभद्र या फिर मिर्ज़ापुर बोल सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो है कर्मा कहाँ पे, सोनभद्र से संबंधित है। धुरिया आपका बुंदेलखंड से है, ये सही है। धीवर जो है कहार से संबंधित है और नटवरी जो है पूर्वांचल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। महोबा से संबंधित ना होकर कर्मा कहाँ से संबंधित है, सोनभद्र से संबंधित है। और आपका पूर्वी जिला भी शायद मिर्ज़ापुर ना होकर सोनभद्र ही है, सॉरी मैंने मिर्ज़ापुर बता दिया था, आई थिंक सोनभद्र जो है आपका, सॉरी पश्चिमी जिला जो है आपका, अरे सॉरी दक्षिणी जिला, सॉरी दक्षिणी जिला जो है वो आपका आई थिंक सोनभद्र है ना। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले मिर्ज़ापुर आई थिंक जो है मैंने बता दिया, वो मुझे याद आ गया था। तो सोनभद्र आई थिंक जो आपका दक्षिणी जिला है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, या तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक जो है, कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है या फिर कुचिपुड़ी है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक जो है उत्तर भारत का या फिर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम आप लोग को बताइए कहाँ का है, तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का हो जाएगा। ओडिसी कहाँ का है, तो ओडिसी तो याद आसानी से रख सकते हैं, ओडिशा का है। कुचिपुड़ी जो है आपका, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक जो है उत्तर प्रदेश का। इसी प्रकार जो है आपका मणिपुर जो है, मणिपुरी मणिपुर का है। और आपका सत्रिया जो है आपका असम का है। कथकली जो है आपका केरल का है ना। तो इस प्रकार जो है मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का है। इस प्रकार जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिलाधर मृदा संस्थान, आपका शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि शिलाधर मृदा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज में जो है तो शिलाधर मृदा संस्थान जो है स्थित है। ये मृदा परीक्षण के लिए जो बनाया गया एक संस्थान है, इसमें मृदा की टेस्टिंग होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका 7 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है। तो देखिए रुद्रम 2 का जो सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, DRDO। तो DRDO की स्थापना ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा, यदि आपने अभी तक पढ़ा ही होगा हर जगह। तो देखिए 1 जनवरी 1958 को जो है DRDO की स्थापना हुई है। ठीक है, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। देखिए अभी रुद्रम मिसाइल 2 का सफल परीक्षण किया है DRDO ने। तो यह किस प्रकार का मिसाइल है, आप लोग को बताना है। हवा से सतह पे मार करने वाला, सतह से सतह पर मार करने वाला, या फिर हवा से हवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रुद्रम 2 जो मिसाइल है ये आपका हवा से सतह पे मार करने वाला एक मिसाइल है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 8 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है संध्या, ऑप्शन बी है आरती, ऑप्शन सी है शबनम, ऑप्शन डी है प्रिया। तो देखिए अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरती को जो है महिला क्लूनी सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह आपके एक रिक्शा चालक हैं जो कि बहराइच से संबंधित हैं। ठीक है, बहराइच से संबंधित हैं। यह एक 18 वर्षीय रिक्शा चालक हैं जो कि बहराइच से संबंधित हैं। यह पुरस्कार जो है ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा जो है दिया गया है। किसके द्वारा, ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के द्वारा जो है यह दिया गया है। यह पुरस्कार जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया है, प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार जो है महिला सशक्तिकरण के लिए जो है दिया जाता है। तो इतना चीज़ जो है आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है, 9 अप्रैल 2024 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है ये थोड़ा सा। देखिए अप्रैल 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ने जो है किस भारतीय औद्योगिक संस्थान यानी आईआईटी में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी मद्रास। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी बॉम्बे भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न ये जो है देखिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी के लिए जो है शुभारंभ किया गया है। तो आईआईटी मुंबई में जो है इसका शुभारंभ किया है। किसने शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसका शुभारंभ किया है। तो 2 प्रश्न यहाँ से आपका पूछ सकता है कि क्योंकि यह भारत का पहली घरेलू जीन थेरेपी है तो कैंसर उपचार के लिए। तो ये भी पूछ सकता है किसके उपचार के लिए जो है ये जीन थेरेपी खोली गई है? तो कैंसर के उपचार के लिए। किस आईआईटी में खोली गई है? तो आईआईटी मुंबई में। या फिर ये भी पूछ सकता है कि किसने जो है पूरा क्वेश्चन लिख के और पूछ ले कि किसने जो है इसका उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2024 में क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो देखिए ये भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो जाता है और ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं किसी देश की, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग को बताना है कि पेरू की बनी है, अर्जेंटीना की, इटली की या फिर मैक्सिको की। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शेनबॉम जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शेनबॉम। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका, मई 2024 में कौन महिला जिम्नास्ट एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं? तो आपको बताना है कि मई 2024 में कौन महिला जिम्नास्ट एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं? तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल, और वो आपकी पहली महिला जिम्नास्ट हैं। ठीक है, पहली महिला जिम्नास्ट हैं, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका प्रणति नायक, ऑप्शन बी है दीपा कर्माकर, ऑप्शन सी है अरुणा रेड्डी, ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है दीपा कर्माकर के द्वारा जो है पहली एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। जिम्नास्ट एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कौन है? दीपा कर्माकर। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अभी तक अपने करटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने करटेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए इतने लोग जो हैं यूपी पुलिस में लगभग 40 से 50 लाख लोग जो हैं, लेकिन अभी तक जो है अपने चैनल में जो है व्यू नहीं आ रहा है। आई थिंक यूट्यूब पता नहीं रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ जो है आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रुपों में शेयर कर दिया करिए और लाइक भी चैनल को कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कितनी महिला लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं? तो आपको बताना है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। 6, 11, 7 और 13 हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, अभी आप लोग को पता है कि लोकसभा का चुनाव जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है ना। 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिली है, लेकिन एनडीए गठबंधन जो है अपनी सरकार बनाई हुई है, जिसमें एनडीए गठबंधन को, मैंने कल क्वेश्चन एक आया था उसमें एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हुई हैं, जिसमें से एनडीए को 240 सीटें मिली हुई हैं। उसी प्रकार जो है ये प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से कितनी महिला लोकसभा निर्वाचित हुई हैं? तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश से 7 महिला जो हैं निर्वाचित हुई हैं लोकसभा में। किस राज्य से सबसे ज़्यादा महिला जो है निर्वाचित हुई हैं लोकसभा में? तो 11 हो जाएगा वेस्ट बंगाल से। ठीक है, 11 हो जाएगा वेस्ट बंगाल से, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश से पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 महिला जो हैं लोकसभा में निर्वाचित हुई हैं उत्तर प्रदेश से। टोटल महिला यदि आपसे पूछ ले कि कितनी महिला जो हैं लोकसभा में निर्वाचित हुई हैं पूरे भारत से, तो 74, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पूरे भारत से लोकसभा में 74 महिला जो है निर्वाचित हुई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। तो आपको बताना है कि वाष्पीकरण के फलस्वरूप कौन सी क्रिया होती है। एक सेकेंड रुक जाइए। वाष्पीकरण के फलस्वरूप कौन सी क्रिया होती है, आपको बताना है कि तापमान दाब में यादृच्छिक वृद्धि, शीतलन, तापमान में वृद्धि या फिर तापन। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है शीतलन हो जाएगा। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? शीतलन होता है। वाष्पीकरण कब होता है?
तापमान में वृद्धि के कारण जो है वाष्पीकरण होता है, जो लिक्विड फॉर्म जो है आपका गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वाष्पीकरण के माध्यम से ही वो होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म जो है गैसियस फॉर्म में चेंज होना वाष्पीकरण कहलाता है। उसके फलस्वरूप जो क्रिया होती है वो शीतलन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है वेद व्यास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है वाल्मीकि। तो रामायण के रचयिता आपसे पूछा है, ग्रंथ रामायण, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचयिता किसने की है? तो वाल्मीकि के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। ठीक है, रामायण ग्रंथ किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने लिखा है। और आपका तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? आप लोग को बताना है कौन सा ग्रंथ तुलसीदास ने लिखा है। तो रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो रामचरितमानस की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा की गई है। रामचरितमानस की रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास ने। वेद व्यास ने क्या लिखा है? तो वेद व्यास ने क्या लिखा है आपका? वेद व्यास ने जो है महाभारत लिखा है। क्या लिखा है? महाभारत। ठीक है, तो महाभारत याद रखेंगे आप लोग। किसने लिखा है? वेद व्यास ने। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है और रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपको देखिए यहाँ से प्रश्न पूछता ही है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस थे, मेयो थे, कैनिंग थे या फिर हेस्टिंग्स थे। तो आपका गवर्नर जनरल किसका पूछा है? भारत के गवर्नर जनरल को इसमें पूछा है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो है कौन थे? कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस, मेयो, कैनिंग और हेस्टिंग्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉर्नवालिस किससे संबंधित है? आप लोग को पता है कि स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? कॉर्नवालिस से संबंधित है। भारत की प्रथम जनगणना आप लोग को पता है कि प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 1872 में आप लोग को पता है कि लॉर्ड मेयो के समय जो है पहली जनगणना हुई थी, है ना। तो लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना 1872 में। कॉर्नवालिस संबंधित है स्थायी बंदोबस्त से और कैनिंग आपके 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। और हेस्टिंग्स जो है ये आपका बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग्स थे। आप लोग याद रखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारिंग हेस्टिंग्स थे। और उसके बाद से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है तो वो कौन था? विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यदि आपसे पूछ ले भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है आपका भारत का प्रथम वायसराय भी बना हुआ था। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो है भारत का कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना जो है आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया? तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1858 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो है मुद्रा क्या है। पौंड है, रुपया है, डॉलर है या फिर दिनार है? एक सेकेंड रुक जाइए, एक मिनट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? पौंड है, रुपया है, डॉलर है या फिर दिनार है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो आपकी डॉलर है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग आप लोग को पता है कि यूके की मुद्रा होती है, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। रुपया जो है आपकी भारत की अपनी करेंसी है। ठीक है, रुपया। और डॉलर जो है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी हो जाएगी। और आपका दिनार जो है किसकी करेंसी हो जाएगी? आप लोग बताइए। तो दिनार जो है ईरान की करेंसी हो जाएगी। सॉरी, इराक की करेंसी क्या हो जाएगी? दिनार हो जाएगी। तो इराक की करेंसी दिनार हो जाएगी। डॉलर जो है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रुपया अपने भारत की है। पाउंड स्टर्लिंग जो है यूके की है, यानी यूनाइटेड किंगडम की है, या फिर इंग्लैंड की भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सकल कुल आय की गणना
में आय के कितने मद होते हैं? तो कितने मदों को शामिल करके जो है सकल घरेलू आय की गणना की जाती है लगभग? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है कि 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 5 मदों को जो है शामिल किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल कुल आय की गणना के लिए। सकल कुल आय की गणना के लिए जो है आय के कितने मदों को शीर्ष कितने मदों को सम्मिलित किया जाता है? तो 5 शीर्ष मदों को जो है सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस त्यौहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन नीचे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस त्यौहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है आपका ओणम, दशहरा, गणेश चतुर्थी या फिर देव दीपावली। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है कार्तिक पूर्णिमा किसे कहा जाता है? तो देव दीपावली को जो है कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देव दीपावली जो है आपकी कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय के तहत, वित्त मंत्रालय के तहत, ऑप्शन ए, बी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सी के तहत, या फिर वाणिज्य मंत्रालय ऑप्शन डी के तहत। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत जो है इन्वेस्ट इंडिया निवेश को बढ़ावा देने की एक प्रमुख एजेंसी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है आप लोग बताइए? तो पीयूष गोयल जो हैं इसके मंत्री हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन है इसके? वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो वो आपके पीयूष गोयल हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत और कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। भारत में कौन सा मंत्रालय जो है जनगणना संचालित करता है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी जो है वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए जो है गृह मंत्रालय से संबंधित है। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है आप लोग को पता ही होगा। अमित शाह जो हैं गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन है? अमित शाह। तो जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है जनगणना आती है। और जो आपका विषय पूछता है ना, 3 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जो शक्ति का बंटवारा भाग 7 में दिया गया है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना किस सूची का विषय है आप लोग को बताना है कि जनगणना जो है किस सूची का विषय है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली जो है सिस्टम तैयार की गई है, जिसको डैश के नाम से जाना जाता है। किस के नाम से जाना जाता है आप लोग को बताना है। यहाँ पे देखिए, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है, जिसको डैश के नाम से जाना जाता है। लीडरशिप इन एनर्जी एंड डिजाइन अप्रोच, लीडरशिप इन एनर्जी इन्वायरमेंटल डिजाइन, लीडरशिप फॉर इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है लीडरशिप इन एनर्जी इन्वायरमेंटल डिजाइन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरमेंटल डिजाइन। तो इसको आप लोग कह सकते हैं लीड भी कह सकते हैं, LEED, लीड के नाम से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, भारतीय नदी है। ठीक है, यहाँ पे भारतीय नदी से नहीं बनी है, नहीं लगती है। ठीक है, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से नहीं लगती या फिर नहीं बनी हुई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा? गंगा, गिलगित, ब्रह्मपुत्र, या फिर अगला ऑप्शन है क्या है? सतलुज। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो काराकोरम की दक्षिणी सीमा जो है किससे नहीं लगती है, किस भारतीय नदी से नहीं लगती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गिलगित। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, गिलगित से जो है इसकी सीमा जो है नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका
निम्नलिखित में से कौन प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? जो इसमें से बताना है कि कौन सा द्वीप जो है प्रवाल द्वीपों से निर्मित हुआ है। माजुली द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, लक्षद्वीप या फिर मयूर द्वीप। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है लक्षद्वीप जो है आपका प्रवाल द्वीपों से निर्मित एक द्वीप है। इसके अलावा जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो भी आपका प्रवाल द्वीपों से निर्मित द्वीप है। उसके बाद से कच्छ की खाड़ी भी जो है आपका, मन्नार की खाड़ी भी जो है, ये सभी द्वीपें जो हैं प्रवाल द्वीपों से निर्मित भारत के द्वीप हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी फिलहाल राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? देखिए यह हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी जो है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ऑप्शन नंबर बी जो है अफ्रीका जो है हीरे, सोने और प्लेटिनम के लिए प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से शहर जो है या फिर कौन कौन सी जगह जो है इसके लिए हीरे, सोने और प्लेटिनम के लिए उत्पादक हैं। तो देखिए अफ्रीका में ये सारी द्वीपें स्थित है। तो हीरे के लिए जो वहाँ पे अफ्रीका द्वीप में स्थित खादान है उसका नाम है किम्बरले। तो हीरे के लिए जो खादान फेमस है अफ्रीका में वो है आपका किम्बरले। उसके बाद से इसका ओरोपा बोत्सवाना में किया जाता है। ठीक है, ओरोपा बोत्सवाना में जो है ये शहर पड़ता है। किम्बरले की खान जो है वहाँ पर स्थित है। उसके बाद से अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में स्वर्ण जो है स्वर्ण यानी सोने का जो है खनन किया जाता है। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। और हीरे के लिए जो है किम्बरले खान जो है हीरे के लिए भी जो है किम्बरले से उत्पादन किया जाता है। तो ये सारे जो हैं इसके लिए प्रसिद्ध खाने जो हैं अफ्रीका में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया है? तो देखिए परिसीमन आयोग का काम होता है क्या? चुनाव संबंधित जो है सीटों की संख्या निर्धारित करना और उसका एरिया निर्धारित करना कि किस क्षेत्र की सीटें जो हैं कितनी संख्या में जो है वोटर्स इसके अंदर आएंगे, वहाँ के लिए कितने सीटें होंगी, ये जो है परिसीमन आयोग का जो है भारत सरकार द्वारा गठन किया जाता है जो कि निर्धारण करने के लिए। तो अब तक जो है 5 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। पहला जो है 1952 में गठन किया गया था। इसके अलावा जो है तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा 1963 में जो है दूसरा, 1973 में तीसरा, 2002 में जो है चौथा और 2020 में जो है पाँचवा। तो लेटेस्ट परिसीमन आयोग का गठन जो है 2020 में किया गया है जो कि पाँचवा है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय आप लोगों से पूछा है तो कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोग को पता ही होगा कि कहाँ पर लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 अप्रैल 1994 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 23 अप्रैल 1994। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1994 को हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार कौन है? जायसी हैं, नरहरी हैं, मोहम्मद अली हैं या फिर कोई नहीं है? तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन डीसी अमेरिका या फिर यहाँ पे लिख लीजिए वाशिंगटन डीसी यूएसए, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जिसे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर WHO भी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों से पूछ ले तो 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1948 को, यहाँ पे 1948 है। ठीक है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ दिवस भी जो है मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इतना आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। कच्ची बीतू को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए कच्ची बीतू जो है इसको जो है श्रीलंका को सौंपा गया था भारत के द्वारा। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय इंदिरा गांधी जो थी इसे वर्ष 1976 में जो है श्रीलंका को सौंप दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, एक्सेप्ट जो है यहाँ पे मछली पालन को छोड़ के। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसको देख लीजिए, इस प्रश्न को, कच्ची बीतू को जो है श्रीलंका को सौंपने के जब सौंपा गया था उस समय जो है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो किसी भू राजस्व प्रशासन का मुख्य जो अधिकारी होता है वो कौन होता है आपको बताना है कि जिला परिषद के मुख्य लेखा अधिकारी होते हैं, राजस्व विभागीय अधिकारी होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं या फिर तहसीलदार होते हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है, जिला कलेक्टर जो है भू राजस्व प्रशासन के प्रभारी मुख्य अधिकारी होते हैं। तो वो कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होते हैं। ये होते हैं कब? उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 12 के अनुसार जो है जो भू राजस्व के प्रशासन के मुख्य अधिकारी जो होते हैं वो जिला कलेक्टर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह रक्षा के लिए प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के लिए न हो। तो किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है? तो फसली, बहुफसली या फिर सिंचित भूमि, इसके अलावा जो है औद्योगिक भूमि, शहरी भूमि या फिर निजी भूमि। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुफसली सिंचित भूमि को जो है तब तक अधिग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि जो है कोई प्राकृतिक आपदा उत्पन्न न हो, है ना, तब तक जो है बहुफसली या फिर सिंचित भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आपको बताना है कि संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए राज्य सूचना आयोग, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी जो है राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी जो है राज्य निर्वाचन आयोग। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राज्य सूचना आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डैश एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। तो कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पे जासूसी का काम करता है? रूट किट, ऑप्शन ए है रूट किट, ऑप्शन बी है एडवेयर, ऑप्शन सी है बैकडोर, ऑप्शन डी है स्पाईवेयर। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है स्पाईवेयर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपने देखा होगा कि आप कुछ भी सर्च करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वीडियो भी देखने को मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी गतिविधियाँ जो है स्पाईवेयर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा के द्वारा किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा के द्वारा किया गया था? तो आप लोग प्लीज़ जो है, आपने अगर अभी तक पूरा वीडियो देखा होगा तो आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो आप लोग को अच्छा ही लग रहा होगा। तो प्लीज़ यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है संविधान सभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। आप लोग को पता है कि पहला संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। और हमारे संविधान को जो है कब बना लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार भी हो गया था। कुछ पार्ट को जो है हमने लागू भी कर दिया था इसी समय 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए जो हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से जो हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ। अंतिम बैठक यदि आपसे पूछ ले संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है कि आपका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, अंतिम बैठक जो है आपका 24 जनवरी 1950 को हुई थी और पूरी तरीके से हमारा संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि वीडियो जो है लंबा आई थिंक हो रहा है, इसलिए जल्दी से ये वीडियो खत्म हो जाए ताकि आप लोग का भी टाइम बचे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आप लोग को ऑलरेडी पता है आपका 23 से एग्ज़ाम होने वाला है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि लाइट ही नहीं थी, पूरे 24 घंटे बाद लाइट आई है। अब आपका वीडियो आएगा 10, मैंने बोला था कि 10 जो है आपके इसमें प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो आप लोग पूरा देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बलात् श्रम दासता का प्रतिषेध परिकल्पित है। तो किसमें जो है बलात् श्रम को जो है निषेध किया गया है, इसी में जो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उस पर वही प्रतिबंध लगाया गया है। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 25 के द्वारा, आर्टिकल 24 के द्वारा, आर्टिकल 23 के द्वारा, आर्टिकल 22 के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो अनुच्छेद हो जाएगा, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बलात् श्रम पे जो है निषेध लगाया गया है वो आर्टिकल 23 या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी से संबंधित जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो आपका 23 है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 आप लोग को पता है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को आप जो है नहीं लगा सकते, तो ये आपका आर्टिकल 24 हो जाएगा। और आपका ये जो है आर्टिकल 25 किससे संबंधित हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कि ये किससे संबंधित है। और आर्टिकल 22 आप लोग भी बताइएगा कि ये भी जो है किससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। तो देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? देख लीजिए, अनुच्छेद 243B, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243N, अनुच्छेद 243K। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243K। भारतीय संविधान का अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। तो 243K जो है पंचायतों के चुनाव से संबंधित आर्टिकल है। तो ये आपका इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।